तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगला बड़ा स्टार कौन होगा, इसका फैसला वो छोटा सा क्लिक ही करता है। ये पावर हम सबके हाथों में है। तो व्लादिमीर पुतिन भारत में है और ये कोई मामूली विजिट नहीं है, बिल्कुल नहीं। यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद ये उनका पहला भारत दौरा है और यहीं से एक बहुत ही पेचीदा जियोपॉलिटिकल कहानी शुरू होती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो दशकों पुरानी दोस्ती है वो आज की दुनिया में कहाँ फिट बैठती है। मतलब जहाँ नए नए युद्ध हो रहे हैं, प्रतिबंध लग रहे हैं और दुनिया भर के गठबंधन बदल रहे हैं, तो ये दोस्ती भारत के लिए एक ताकत है या फिर एक चुनौती। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। भारत की विदेश नीति को अक्सर एक तरह की कला की तरह देखा जाता है। सोचिए जैसे कोई रस्सी पर चल रहा हो। एक तरफ है रूस के साथ हमारा ऐतिहासिक रिश्ता और दूसरी तरफ है पश्चिम, खासकर अमेरिका के साथ हमारी बढ़ती दोस्ती। यह एक बहुत ही महीन धागे पर चलने जैसा है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और इस रिश्ते की जड़ों को देखते हैं। भारत और रूस का जो कनेक्शन है ना, वो सिर्फ हथियारों या सौदों तक ही सीमित नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इस रिश्ते को समझने के लिए इसके दो मेन पिलर्स को देखना होगा। पहला एक जबरदस्त कल्चरल कनेक्शन और दूसरा हमारी डिफेंस पार्टनरशिप, जो इस रिश्ते की नींव रही है। और यही दोनों चीजें मिलकर इसे इतना खास बनाती हैं। देखिए, कोल्ड वॉर के ज़माने में जब दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी, तब कल्चर वो गोंद था जो भारत और सोवियत संघ के लोगों को जोड़ रहा था। राज कपूर की फिल्म आवारा वहाँ लगभग एक एंथम बन गई थी। डिस्को डांसर जैसी फिल्में तो ब्लॉकबस्टर थीं। और सिर्फ फिल्में ही नहीं, गोर्की और टॉल्स्टॉय जैसे रशियन लेखकों को भारत में हर जगह पढ़ा जाता था। मतलब ये सिर्फ सरकारों का रिश्ता नहीं था, ये लोगों के बीच का एक रिश्ता बन चुका था। तो ये कोई 2-4 साल की दोस्ती नहीं है, ये एक लंबी दशकों पुरानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो समय के साथ और मजबूत हुई है। 1950 के दशक में सोवियत संघ ने भारत की नीतियों का साथ दिया। फिर साल 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय इसे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का औपचारिक नाम दिया गया और आज 2025 में भी ये रिश्ता कायम है। और ये चार्ट देखिए, ये बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि आज भी रूस हमारे लिए कितना ज़रूरी है। भारत अपने कुल रक्षा आयात का 36% यानी 1/3 से भी ज़्यादा आज भी रूस से ही लेता है। तो ये जो निर्भरता है ना, इसे रातों रात खत्म नहीं किया जा सकता। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब लौटते हैं आज पर और देखते हैं कि पुतिन के इस हाई प्रोफाइल दौरे में असल में एजेंडे पर क्या है। बात हो रही है कुछ बहुत ही हाई टेक डिफेंस सिस्टम्स की, जैसे S-500 एयर डिफेंस सिस्टम, जो S-400 का भी एडवांस्ड वर्जन है, 5वीं पीढ़ी के सुखोई Su-57 फाइटर जेट्स और एक न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन की डील को फाइनल करने की भी बात है। साथ ही जो बचे हुए S-400 सिस्टम है, उनकी डिलीवरी पूरी करने पर भी जोर है। मतलब भारत की सैन्य ताकत को एक बड़ा अपग्रेड देने की तैयारी है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 9 लाख करोड़ रुपए। ये 2030 तक के लिए द्विपक्षीय व्यापार का एक बहुत बड़ा एम्बिशियस टारगेट है। इससे पता चलता है कि दोनों देश अब सिर्फ डिफेंस से आगे बढ़कर एक मजबूत इकोनॉमिक रिश्ता भी बनाना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये टारगेट हकीकत में बदला जा सकता है? और ये चार्ट उस सवाल का जवाब देता है और साथ ही सबसे बड़ी चुनौती भी दिखाता है। देखिए, हम रूस से लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का सामान आयात करते हैं, जिसमें ज़्यादातर कच्चा तेल है, और हम उन्हें निर्यात कितना करते हैं? सिर्फ 0.4 लाख करोड़ रुपए। ये एक बहुत बड़ा ट्रेड गैप है, एक असंतुलन है। सस्ते रूसी तेल ने हमारे आयात का बिल तो बढ़ा दिया, पर हमारा सामान वहाँ उतना नहीं बिक रहा। और एक बात समझनी होगी, ये जो भी सौदे हो रहे हैं, ये किसी वैक्यूम में नहीं हो रहे। भारत पर हर तरफ से जबरदस्त दबाव है, तो इस जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात पर हर कदम बहुत सोच समझकर रखना पड़ रहा है। और ये स्लाइड भारत की उस अनोखी और मुश्किल पोजीशन को दिखाती है। एक तरफ हम क्वाड के मेंबर हैं, जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं, और इसका मकसद साफ तौर पर इंडो पैसिफिक में चीन के बढ़ते असर को रोकना है। और दूसरी ही तरफ हम ब्रिक्स के भी एक अहम सदस्य हैं, जिसमें रूस और चीन दोनों ही हमारे साथ हैं। पूरी दुनिया में शायद ही कोई और देश होगा जो एक ही समय पर इन दो बिल्कुल अलग अलग खेमों में इतनी मजबूती से खड़ा हो। ये एक कमाल का बैलेंसिंग एक्ट है। तो भारत ये सब कर कैसे रहा है? इसके पीछे एक सिद्धांत है, एक फिलॉसफी है।
जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता। इसका सीधा सा मतलब है हम अपने फैसले अपने राष्ट्रीय हितों को देखकर लेंगे, किसी और के दबाव में आकर नहीं। लेकिन यहाँ एक पेच है, एक बहुत बड़ी उलझन है, और वो है चीन। रूस, जो हमारा पुराना दोस्त है, वो हमारे सबसे बड़े रणनीतिक प्रतिद्वंदी चीन के लगातार करीब जा रहा है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है और ये इस पूरे संतुलन को और भी ज्यादा मुश्किल बना देता है। और जब समीकरण इतने उलझे हुए हों, तब एंट्री होती है एक वाइल्ड कार्ड की, एक ऐसा फैक्टर जो पूरे खेल को पलट सकता है, और वो है डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में सत्ता में वापसी की संभावना। इसका असर सिर्फ अमेरिका पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के रिश्तों पर पड़ेगा। फरीद ज़कारिया का ये कोट ट्रंप की सोच को काफ़ी अच्छे से समझाता है। वो कहते हैं कि ट्रंप दुनिया को स्ट्रॉन्ग मेन की दुनिया की तरह देखते हैं। मतलब कुछ महाशक्तियां आपस में डील करेंगी और दुनिया को अपने अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में बांट लेंगी। उनके लिए पुराने गठबंधन और नियम कानून से ज़्यादा पर्सनल डील्स मैटर करती हैं। तो सवाल ये है कि ऐसे लीडर से डील कैसे की जाए? एक्सपर्ट्स के मुताबिक पारंपरिक डिप्लोमेसी यहाँ काम नहीं करती। इसके लिए एक अलग ही प्लेबुक है। सीधी पर्सनल अपील और थोड़ी तारीफ, अपने देश में बड़े बड़े निवेश की घोषणाएं और खूब धूमधाम और दिखावा, जैसा हमने ब्रिटेन और सऊदी अरब को करते देखा है। और यहीं पर एक बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए टैरिफ लगाए, लेकिन दूसरी तरफ वो खुद पुतिन के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं। ये उनकी विदेश नीति का वही अप्रत्याशित, पर्सनल और कई बार कंफ्यूजिंग अंदाज दिखाता है। अगर ट्रंप दोबारा सत्ता में आते हैं तो एशिया का पूरा सिक्योरिटी मैप बदल सकता है। उन्होंने क्वाड को ज्यादा तवज्जो नहीं दी है। ऐसा लगता है कि वो एशिया में चीन को ज्यादा स्पेस देने को तैयार हैं। उनके लिए पारंपरिक दोस्ती से ज्यादा पर्सनल डील मायने रखती है। ऐसे में रूस के साथ भारत के मजबूत रिश्ते एक तरह का लेवरेज बन जाते हैं, एक संकेत कि भारत के पास अपने विकल्प खुले हैं और उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो आखिर में हम इसी बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां पुराने नियम और गठबंधन कमजोर पड़ रहे हैं, वहां कोई भी देश अपने पुराने दोस्तों और नई हकीकतों के बीच की इस पतली सी रस्सी पर आखिर कैसे चल सकता है? ये सवाल सिर्फ भारत की चुनौती नहीं है, बल्कि ये हमें पूरी दुनिया के बदलते रिश्तों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।